फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको नियर अबाउट इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ क्लियर कर दिया था और आज हम उससे कंटिन्यू लेते हैं। कंटिन्यू मतलब आज हम डिस्कस करेंगे अपने लिए इक्विलिब्रियम लेवल को, फुल एम्प्लॉयमेंट को, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्या टॉपिक है आज का? पहला सबसे पहले हम ले लेते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली ये फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट है क्या? जनरली हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी मीन्स कि भाई जितने भी लोग हमारी इकोनॉमी में हैं सभी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है ना, जनरल लैंग्वेज में तो यही कहेंगे ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एक्चुअली में जो केन्सियन अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है इकोनॉमी की। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इज द situation of an economy where all the person who are willing to do the job, जो काम करना चाहते हैं at the prevailing wages rate, यानी कि उस वेजेस पर जो वेजेस आजकल मार्केट में चल रही है, they are employed, उनके पास काम है। तो that is the point की full employment। अब इसका मतलब आपने कुछ पॉइंट ध्यान दिए कि क्या डेफिनेशन मैंने बोली थी, मैं एक बार और रिपीट करता हूं। फुल एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन वेयर ऑल द पर्सन हु आर विलिंग टू डू द जॉब एट द प्रिवेलिंग वेजेस रेट आर एम्प्लॉयड, इज कॉल्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं और प्रिवेलिंग वेजेस रेट पर वो एम्प्लॉयड है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने कहा कि जो लोग काम करना चाहते हैं, यानी कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं इकोनॉमी में जो काम नहीं करना चाहते, तो हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रेट पर काम नहीं करना चाहते, वो ज्यादा सैलरी चाहते हैं और इसलिए अनएम्प्लॉयड है, तो उन्हें भी हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि उनके बिना भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट है, मैं आपकी बात से एग्री हूं, लेकिन फिर भी इस फुल एम्प्लॉयमेंट में दो तरह का अनएम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, और वो एक अनएम्प्लॉयमेंट है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? ये वो सिचुएशन है जब एक जॉब से दूसरी जॉब में हम शिफ्ट करते हैं। एक जॉब छोड़ी और दूसरी जॉब में आई, तो उसके बीच का जो गैप है, जितने दिन वो खाली रहा, जितने समय वो खाली रहा, वो हमारा कहलाता है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। भाई एक जॉब छोड़ी, दूसरी जॉब अपॉइंट की, तो उसके बीच में जो वो खाली रहा। और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये होता है टेक्नोलॉजी के कारण जब व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हो जाता है। अब आप देख रहे हैं गवर्नमेंट भी देख रही है, न्यू जनरेशन न्यू टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, हर चीज कंप्यूटराइज्ड हो गई है। तो अब जब कंप्यूटराइज्ड हो गई, ऑफिस में कंप्यूटर हैं, तो जो हमारे पास क्लर्क हैं, अकाउंटेंट हैं, दे शुड बी अवेयर ऑफ द अकाउंटिंग, एक्सेप्ट इट, दे आर अवेयर टू द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में तो वो अवेयर है नहीं। अब जब कंप्यूटर में अवेयर नहीं है तो वो काम नहीं कर सकते। भाई अकाउंट के साथ साथ उन्हें किस में अवेयर होना होगा? कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर में अवेयर नहीं है तो क्या होगा? उन्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी, वो जॉब पर नहीं रखे जाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगी, इकोनॉमी तब भी फुल एम्प्लॉयमेंट में जाएगी। ये किस कारण से हुआ? क्योंकि वो उस लायक बचे ही नहीं जो उस सिस्टम में काम कर सकें। क्लियर हो गया? तो फुल एम्प्लॉयमेंट। एक होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अनवॉलेंट्री यानी कि मैं काम तो करना चाहता हूं, लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम मिल नहीं रहा है। समझ में आया? इनवॉलेंट्री मतलब काम तो करना चाहते हैं, एक होता है वॉलेंट्री, काम ही नहीं करना चाहते इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। एक है काम तो करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू डू द जॉब, वो काम करना चाहते हैं बट देयर इज नो जॉब, काम है नहीं, उन्हें काम मिल नहीं रहा, वो खाली हैं, यानी कि वो आज के प्रेजेंट रेट पर काम करने के लिए रेडी हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो इसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया? मेरे पास दो टॉपिक्स क्लियर हो गए, फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के मैंने बता दिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी ये दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया फ्रैक्शनल और दूसरा बताया स्ट्रक्चर। ये तो क्लियर हो गया मेरे पास। अब आगे चलें, पॉइंट है मेरा इक्विलिब्रियम का, पॉइंट है मेरा इक्विलिब्रियम का। तो अब टॉपिक ले लेते हैं मैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है हमारे पास एडी, एक था मेरे पास एएस, एडी एंड एएस। अब एडी और एएस जहां दोनों इक्वल होंगे, एडी क्या था? सी प्लस आई, एएस क्या है? सी प्लस एस। अब अगर एडी इक्वल टू एएस है तो इकोनॉमी में क्या है? इक्विलिब्रियम है। तो एडी क्या है?
सी प्लस आई, और ये क्या है सी प्लस एस, सी से सी काट दिया यानी कि आई इक्वल टू एस। यानी इक्विलिब्रियम की दो सिचुएशन यहां पर आएंगी कि जब एडी एस के बराबर हो और आई एस के बराबर हो। यानी दो कंसेप्ट को आपको समझना होगा, एडी और एस कंसेप्ट और आई और एस कंसेप्ट। यानी एडी एस के बराबर हो, ये इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को आपको सिखा देता हूं। देखिए ये हमारे पास आ रहा है एस, या पर ध्यान से बनाएंगे तो ये मेरे पास इनकम है जिसे हम एएस भी कहते हैं, जो कि 45 डिग्री पर होता है हमारे पास। कितने पर है ध्यान से पढ़ना बेटा, ये 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर ये एएस है मेरे पास। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, एडी के बराबर। अब ये मेरा एडी आ रहा है, ध्यान से देखना, ये आ गया मेरा एडी। तो जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी एडी जहां पर एएस के बराबर है वो इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम हो गया, यानी इकोनॉमी में जितनी डिमांड उतनी ही सप्लाई। एक पॉइंट बताया था मैंने, ब्रेक इवन पॉइंट, ध्यान है ना, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन पॉइंट। एएस को यदि हम केवल कंजप्शन की लाइन से काटें तो वो ब्रेक इवन होता है, और एडी से काटें तो ये हमारा इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम और बीपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट को समझना है और एक इक्विलिब्रियम को समझना है। अब ये जो इक्विलिब्रियम है जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये इक्विलिब्रियम हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन में हो सकता है। डिफरेंट सिचुएशन में हो सकता है कि यहां पर जरूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, कम एम्प्लॉयमेंट है, लोग बेरोजगार हैं, इवन यहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी का होना और फुल एम्प्लॉयमेंट का होना दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि यहां पर एडीएस के बराबर है। और यदि हम कहें कि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब हो गया कि इसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा नहीं सकते। तो हम उस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। सपोज करते हैं अब ये एडी एस के बराबर है और जो यहां वाई है ये फुल एम्प्लॉयमेंट पर, यानी ये पॉइंट जो आ रहा है वो मेरा किस पे आ रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर। यदि मैं इसको फुल एम्प्लॉयमेंट कहता हूं तो इसका मतलब है अगर इसके नीचे जाऊंगा मैं AD1 तो ये जो पॉइंट है जो हमारा कम हो गया है, AD क्या हो गई है, AD स्टक हो गया है, AD से AD1 क्या हो गया है, डिमांड कम हो गई है। दिस इज द सिचुएशन वेयर AD इज लेस देन AS। क्या सिचुएशन है, AD इज लेस देन AS, तो क्या कहेंगे इसको, डेफिसिट डिमांड। क्या हो गया है मेरा, डेफिसिट डिमांड। जस्ट इसका अपोजिट है मेरे पास AD2। आप इसको अलग अलग ग्राफ पे बना सकते हैं कि भाई हमने एक AD की लाइन को खींचा, अब हम इसमें दिखाना चाहते हैं डेफिसिट डिमांड। तो डेफिसिट डिमांड का क्लियर है कि भाई जो हमारी जो एक्चुअल डिमांड है वो हमारी एक्सपेक्टेड डिमांड से कम हो रही है, तो हमारे पास क्या हो गया, डेफिसिट डिमांड। इसी तरह से जो हमारी एक्चुअल डिमांड यानी AD2 वो हमारी प्लान डिमांड यानी AD से ज्यादा हो गई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यानी कि यहां पर हमारे पास AD क्या हो गया, ज्यादा हो गया है AS से, तो हम इसे कहेंगे एक्सिस डिमांड। क्या कहेंगे, एक्सिस डिमांड। अब आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड यानी कि जब हमारे पास जो डिमांड है हमारी प्लान डिमांड, एक्चुअल डिमांड हमारी प्लान डिमांड से कम एक्सिस हो गई है, तो एक्सिस डिमांड कम हो गई है तो डेफिसिट डिमांड यानी कम या ज्यादा में। अब इसी बात को दूसरे तरीके से समझिए कि यदि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, देखिए अगर आप इसको जनरल लैंग्वेज में यूज करेंगे तो डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड कह रहे हैं, लेकिन अगर हम इस बात को ग्राफ पर शो करें, किस पर शो करें, ग्राफ पर, तो ये हमारा सिस्टम थोड़ा बदल जाएगा। हम इसको डेफिसिट डिमांड जो एक्सेस डिमांड कहते हैं, इसको हम कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। ध्यान से देखिए, यह है मेरा पॉइंट्स इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप। अब क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप इज द एक्सेस डिमांड, if it's shown in the graph it's called the inflationary gap. Inflationary gap is the gap between actual demand AD2 and the planned demand. जो हमारी actual demand है वो planned demand से ज्यादा है, तो जो उसका gap है that's called inflation। ज्यादा डिमांड हो गई तो inflation यानी महंगाई आएगी। दूसरा है deflation, यानी कि हमारा जो प्लान डिमांड थी AD और हमारी एक्चुअल डिमांड है AD1 और ये जो इसका बीच का गैप है इसको हम कहते हैं डिफ्लेशनरी, डिफ्लेशनरी गैप। तो अब आपके पास कौन कौन से टर्म हुए कि व्हाट डू यू मीन बाय द डेफिसिट डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेस डिमांड
इन्फ्लेटेड डिमांड कह सकते हैं। इन्फ्लेटेड डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप दोनों एक ही के नाम है। डेफिसिट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप दोनों एक ही बात करेंगे। यानी कि जहां पर एडीएस के बराबर होता है वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम होता है। यानी पिछली वीडियो में जो मैंने आपको पूरा टेबल बनाई थी, अगर आप उसे ढंग से देख रहे थे तो क्या चल रहा था कि यहां पर हमारे पास एक था सेविंग, एक था इन्वेस्टमेंट। तो जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, वही आप ग्राफ के थ्रू समझा सकते हैं कि भाई सी आई के बराबर है, आई मतलब एस के बराबर है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास दूसरा वाला और एक हमारे पास ये दो पार्ट हो गए, फर्स्ट और सेकंड। यानी कि इक्विलिब्रियम डिमांड को हम दो तरीके से समझा सकते हैं, एडी इक्वल टू एएस और दूसरा आई इक्वल टू एस। अब सिस्टम यह है कि यदि इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? यदि इकोनॉमी में एडी ज्यादा हो जाती है, जैसे हमने यहां पढ़ा कि एडी इज मोर देन एएस। अब अगर एडी एएस से ज्यादा है तो क्या होगा? अब दो तरह की सिचुएशन है। एक तो सिचुएशन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो उस सिचुएशन में आप एडी को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आपने तो जितने भी रिसोर्सेज थे वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड कर दिए हैं। भाई फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जितने लोग थे आपने सब काम में लगा दिया। अब इसके बाद तो केवल रेट, प्राइसेस बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? प्राइसेस। तो ध्यान देखना कि एडी, अब अगर एडी ज्यादा है तो क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगे। या फिर देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया तो केवल प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन यदि हम अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, किस में काम कर रहे हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इस सिचुएशन को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ही एक्सप्लेन करते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति हम कन्वर्ट करते हैं, और अगर हमारे पास एक्सेस डिमांड है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो स्टॉक था, प्लान्ड स्टॉक था, वो स्टॉक कम होने लगेगा, क्योंकि सारा गुड्स क्या हो रहा है? सेल हो रहा है, हमारे पास है ही नहीं, बचा ही नहीं कोई गुड्स। तो उस गुड्स को क्या कर दिया हमने? बेच दिया है मार्केट में। तो डिमांड ज्यादा है तो हम अब क्या करेंगे? हम इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, और उस एम्प्लॉयमेंट को तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमारी जो एक्चुअल डिमांड है, जो भाई जो एक्सेस डिमांड थी और जो हमारा इनकम है, ये इसको स्ट्रक ना कर दे, इसके बराबर ना हो जाए। ठीक है ना? क्या करेंगे भाई? इफ एडी इज मोर देन एएस, यदि एडी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। हम फटाफट प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। प्रोडक्शन को बढ़ाते ही हमारी जो डिमांड है, मतलब जो हमारी सप्लाई है, वो एडी के बराबर हो जाएगी और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब इसका अपोजिट, यदि हमारे पास एडी कम है, एएस ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में माल बिक नहीं रहा है, कस्टमर उतना डिमांड नहीं कर रहा, इकोनॉमी में उतना प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा जितना कि प्रोड्यूसर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जितना कि उन्होंने प्रोडक्शन किया है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन आ जाएगा। भाई पहले महंगाई हो रही थी, अब रेट कम होंगे, प्रोडक्शन को कम कर देंगे। प्रोडक्शन को कम करने का मतलब, भाई यदि हमारी डिमांड कम होगी और हमने प्रोडक्शन कम कर दिया, उसका मतलब क्या समझते हैं आप? जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी। अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि जो एडी है, यदि ये हमारे पास कम है तो इकोनॉमी में रिसेशन आ जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि एडी एएस के बराबर नहीं हो जाती। तो आपको समझना है पूरा कि एडी एएस से कम है तो क्या सिचुएशन है, ज्यादा है तो क्या सिचुएशन है। यही सिचुएशन आई और एस की स्थिति में होती है, आई और एस की। अब अगर मैं ये कहूं कि दो अप्रोच थी ना, एक एडीएस अप्रोच और एक थी आई इक्वल टू एस। यदि आई ज्यादा है एस से और एक बार आई कम है एस से, दोनों सिचुएशन एक ही बात को शो कर रहे हैं। मैं ना, या मैं इसको इस तरीके से शो कर सकता हूं कि एस इज लेस देन आई और एस इज मोर देन आई। क्लियर हो ना भाई? एस इज मोर देन आई, तो यानी आई कम है, एस ज्यादा है। चाहे तो आप इसको ऐसे शो करें, चाहे आप इसको ऐसे शो करें, सिस्टम एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है? तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी भाई? अगर हमारे पास सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होने का सीधा सीधा मतलब है कि इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड क्रिएट हो रही है। बिल्कुल, इसको यहां से अगर आप इन्वॉल्व कर लेते हैं तो समझना आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखिए, सेविंग ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर हैं, यानी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, सेविंग ज्यादा हो रही है। यानी कि जितना प्रोडक्शन किया गया, जितना प्लान किया गया, कितनी डिमांड होनी चाहिए, वो डिमांड उतनी नहीं है। डिमांड उतनी नहीं है तो क्या करेंगे? देख रहे हैं ना आप?
कि प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्रोडक्शन को कम करेंगे। भाई सेविंग ज्यादा है, सेविंग का मतलब समझते हैं ना कि कंजप्शन प्लस सेविंग। अब कंजप्शन सेविंग को अगर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इसका मतलब कंजप्शन कम हो रहा है। कंजप्शन कम होगा तो सीधी इकोनॉमी में क्या होगा, मंदी आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं। जब प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं तो प्रोड्यूसर इन्वेस्टिंग क्यों करेंगे, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, यानी कि उससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयड हो जाएगी। समझ रहे हैं आप सिचुएशन, क्या सिचुएशन है। जो डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन होती है वही सिचुएशन इसकी सिचुएशन होती है, और जो सिचुएशन इससे रिलेटेड है ये हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप। अब देखिए सिचुएशन को समझिए बार बार कि हमारे पास क्या है, डेफिसिट डिमांड, हमारे पास क्या है, एक्सेस डिमांड। डेफिसिट डिमांड और आई इज लेस देन एस या एस इज मोर देन आई, ये सिचुएशन हुई। दूसरी सिचुएशन एक्सेस डिमांड की, एक्सेस डिमांड यानी कि सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, यानी लोग सेव नहीं कर रहे हैं, खर्च ज्यादा कर रहे हैं। अब खर्च ज्यादा कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हो रही है। डिमांड क्रिएट हो रही है तो यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी इंप्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। तो सिचुएशन को समझ लें, क्योंकि एक कंडीशन जब फुल इंप्लॉयमेंट हो जाएगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, फिर केवल प्राइसेस बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द इन्फ्लेशनरी गैप, व्हाट डू यू मीन बाय द डिफ्लेशनरी गैप, और इसका इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप इसे समझिए, इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पर इफेक्ट। अब अगर इकोनॉमी यदि रिसेशन आ जाता है, क्या आ जाता है, रिसेशन, यानी कि जो हमारे पास, या तो हम ये कहें कि भाई सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, या हम कहें कि डेफिसिट डिमांड, या हम कहें डिफ्लेशनरी गैप, सब एक ही बात के पार्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट कहने के लिए। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है तो उसका इफेक्ट सीधी सीधी बात है कि हमारे पास अनविलिंग स्टॉक बढ़ रहा है। जो स्टॉक हम चाहते नहीं, जिसको हम क्लियर करना चाहते हैं, वो स्टॉक हमारे पास बढ़ता रहेगा। अब उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए हम प्रोडक्शन को कट करेंगे, प्रोडक्शन को कट करेंगे तो इकोनॉमी में रिसेशन आएगा, प्रोडक्ट सस्ता भी बिकेगा और अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। यानी इकोनॉमी क्या कहते हैं, जब फुल एम्प्लॉयमेंट था तो क्या हो जाएगी, अंडर एम्प्लॉयड हो जाएगी। तो उसका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ गया, लोग अनएम्प्लॉयड होने लगेंगे, मंदी का दौर है, हालत खराब है। लोग समझते होंगे कि भाई किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अच्छा है, अगर सबके डाउन होने लगे तो रिसेशन आ जाएगा इकोनॉमी में, और रिसेशन ज्यादा बुरा होता है, तेजी से भी ज्यादा बुरा, यानी बूम से ज्यादा घटिया जो होता है वो रिसेशन होता है। तेज है, बूम है, प्राइस हाई है तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां इंप्लॉयमेंट है। तो जब तक हमारे पास इंप्लॉयमेंट है तब तक तो वो अच्छा है, और जैसे ही क्या होगा, हमारा जो इंप्लॉयमेंट डाउन होगा, हम फंस जाएंगे, सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो अब मैंने आपको बताया कि डेफिसिट डिमांड, दूसरा है मेरे पास एक्सेस डिमांड। यदि डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा इकोनॉमी, डिमांड बढ़ जाएगी तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन फुल इंप्लॉयमेंट होने के बाद क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, सब चीजों के प्राइसेस हाई होने लगेंगे। उन हाई प्राइसेस के चक्कर में जो हमारा जो लोअर ग्रेड लोग हैं, जिनकी इनकम कम है, उनको प्रॉब्लम होने लगेगी, और अमीरी गरीबी का गैप भी बढ़ने लगेगा। तो प्रॉब्लम दोनों में है, लेकिन डेफिसिट के कंपेयर में एक्सेस डिमांड ज्यादा बेस्ट मानूंगा मैं, और होती भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्सेस डिमांड भी सही नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब कुछ प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं, यानी कुछ की तो डिमांड बढ़ रही है, कुछ की नहीं बढ़ रही, वो और ज्यादा घटिया है, क्योंकि केवल और केवल कुछ खास प्रोडक्ट, जैसे कि हम कहते हैं स्टेफिकेशन, नाम पढ़ा हो तुमने स्टेफिकेशन, कि भाई इकोनॉमी में रिसेशन भी है लेकिन प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास फूड प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बढ़ रही है, इसके कारण जो प्राइसेस है वो हाई है, यानी कि जो हमारा गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या का समय आ चुका है। तो दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हमारे पास। अब इसको कंट्रोल कैसे करें, भाई आपके पास इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उसके कारण इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको कंट्रोल करने का। तो इकोनॉमी में इसको कंट्रोल करने के लिए दो तरीके हैं, एक है फिस्कल और एक है मॉनेटरी। फिस्कल एंड मॉनेटरी, यानी कि दो चीजें होती हैं, फिस्कल और मॉनेटरी। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, एक फिस्कल और एक मॉनेटरी। जो फिस्कल है, फिस्कल ये होता है गवर्नमेंट मेजर्स, गवर्नमेंट के मेजर्स की किस तरह से कंट्रोल करें इन्फ्लेशनरी गैप को या डिफ्लेशनरी गैप को, डेफिसिट डिमांड को या एक्सेस डिमांड को। अब आपको इसको समझना कैसे है,
ऐसे तो आप लर्न करते रहेंगे, एक बार आप डेफिसिट को पढ़ेंगे, एक बार एक्सिस को पढ़ेंगे, फिर दोनों के अलग अलग सिचुएशन पढ़ेंगे, नहीं एक ही सिचुएशन पढ़ेंगे कि जब जब इकोनॉमी में जैसे कि डिमांड डेफिसिट है, डिमांड एक कंसेप्ट को पढ़ लीजिए, दूसरा उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। मैं पढ़ रहा हूं कि इकोनॉमी में डिमांड क्या है, डेफिसिट है। डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में अगर हम मॉनेटरी की बात करें तो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंज करे और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में क्या चेंज करे, इसका जस्ट अपोजिट होगा एक्सिस डिमांड में। तो आइए सबसे पहले फिस्कल, फिस्कल यानी गवर्नमेंट, राजकोषीय नीति यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो गवर्नमेंट के पास पॉलिसी दो तरह की होती है, एक तो होता है पॉलिसी में एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है टैक्स। क्या होता है, टैक्स। यानी कि फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट क्या करे और मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट क्या करे। तो फिस्कल में एक्सपेंडिचर और टैक्स हो गया, यानी गवर्नमेंट अगर डेफिसिट डिमांड है, ध्यान से पढ़ना, अगर डिमांड डेफिसिट है तो गवर्नमेंट को ये दोनों एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाना होगा। गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, तो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हो जाएगी। क्या होगी इकोनॉमी में, डिमांड, और टैक्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। ध्यान से रखना, देखिए डेफिसिट डिमांड है, डिमांड कम है, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए टैक्स को रिड्यूस कर दीजिए और एक्सपेंडिचर को बढ़ा दीजिए। भाई जितने ज्यादा टैक्स लगेंगे, डेफिसिट डिमांड है ना, डिमांड कम है, टैक्स कम होते जाएंगे, डिमांड बढ़ती जाएगी। दूसरा एक्सपेंडिचर, जितने ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट लगाएगी, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, उससे क्या होगा, इकोनॉमी में नई मनी का फ्लो होगा और इकोनॉमी डेवलप होने लगेगी। और अगर हमारे पास एक्सिस डिमांड है, डिमांड क्या है, एक्सिस है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इन्फ्लेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर क्या करेगी, कम करेगी और टैक्सेस को बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ाते ही जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो हाई हो जाएंगे और डिमांड एकदम कम हो जाएगी। तो एक्सिस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। दूसरा है मेरे पास मॉनेटरी, यानी कि जो आरबीआई, देखिए दोनों पॉलिसी अलग अलग है, फिस्कल को गवर्नमेंट करती है और मॉनेटरी को आरबीआई करती है, आरबीआई अपनी पॉलिसी में। तो आरबीआई के पास क्या होता है, आरबीआई के पास अपनी पॉलिसी होती है, जैसे बैंक रेट। क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट के पास है CRR, कैश रिजर्व रेशो, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। गवर्नमेंट क्या करेगी इनके लिए, CRR, कैश रिजर्व रेशो, यानी कि जो बैंक्स को, आपने बैंकिंग की वीडियोस देखी होंगी तो क्लियर हुआ होगा, मैंने वहां समझाया था आपको बैंकिंग की वीडियो, बैंकिंग की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छा कि CRR क्या है ये। तो CRR, ये जितने भी रेट्स हैं, जितने ज्यादा बढ़ेंगे, जितना ज्यादा बढ़ेंगे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई उतनी ही कम होगी। यानी कि पूरे मॉनेटरी सिस्टम में, सब चीजों में जितना रेट बढ़ेगा, चाहे वो मैं कहूं मार्केट ऑपरेशन बढ़ा दूं, बैंक रेट बढ़ा दूं, CRR बढ़ा दूं, यानी जिस भी चीज को मैं इंक्रीज कर दूंगा, जैसे बैंक रेट होती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, पढ़िए ना, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, यदि मैं इनको एक तरफ से ले लूं कि इन सब चीजों के रेट में बढ़ा दूं, कब बढ़ाऊंगा, जब मेरे पास होगी डेफिसिट डिमांड। क्या होगी, नहीं एक्सेस डिमांड में बढ़ा दूंगा, बेटा गलत हो जाएगा ना, इन सब के रेट क्या कर दूंगा मैं, बढ़ा दूंगा जब डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा तो इन सबको क्या करूंगा मैं, बढ़ा दूंगा। क्या होगा, CRR बढ़ा दिया तो जो बैंक है वो ज्यादा मनी बाहर नहीं फेंक सकेंगे, बैंक के रेट्स बढ़ जाएंगे तो लोन महंगे हो जाएंगे, जिससे कि लोगों की परचेजिंग पावर कम होने लगेगी। मार्केट ऑपरेशन, यानी मार्केट में आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ज्यादा सेल करेगी, सेल करने से क्या होगा कि सारा पैसा गवर्नमेंट के पास वापस आ जाएगा, जिससे पास लोगों की जो परचेजिंग पावर, लिक्विडिटी, वो कम हो जाएगी। अब लिक्विडिटी कम हुई, भाई लिक्विडिटी कम हुई तो खरीद कहां से पाओगे, जनरली आपके पैसे कब खर्च ज्यादा होते हैं, जब जेब में ज्यादा पैसा होता है ना, पैसे भर रहे हैं चलो खर्च कर लो, या आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा, तो देखा ना कि ATM कार्ड का ज्यादा स्विप होता है, अगर नहीं है तो नहीं खर्च होगा, थोड़ा सा तो कंट्रोल होगा ना, क्योंकि ज्यादा उधार नहीं ले पाएगा, फिर उधार लेने की फैसिलिटीज भी नहीं है तुम्हारे पास, तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। यानी कि जो आपकी एक्सेस डिमांड है उसे कंट्रोल करने का सीधा तरीका है कि CRR बढ़ा दो, बैंक रेट बढ़ा दो, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, मार्केट ऑपरेशंस बढ़ा दो, मार्जिन, एक होता है मार्जिन,
मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसको भी बढ़ा दो, मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी बढ़ा दो। और एक होता है मॉरल ससेशन। मॉरल ससेशन ध्यान से पढ़ना है, कुछ टर्म्स को, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में यानी आरबीआई के पास क्या क्या ऑप्शन है कि इन्फ्लेशनरी डिमांड, यदि आपके पास डिमांड ज्यादा है तो क्या करे। डिमांड ज्यादा है तो सीआरआर बढ़ा दो, कैश रिजर्व रेशो बढ़ जाएगा तो बैंक उधार नहीं दे पाएंगे, जिससे कि मनी की सप्लाई कम हो जाएगी और रेट कम हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी। बैंक रेट यानी कि टैक्स की मतलब जो इंटरेस्ट की रेट है वो बढ़ जाएंगी। यदि पब्लिक को ज्यादा ब्याज मिलेगा तो वो पैसे को खर्च नहीं करेगी, ज्यादा पैसा बैंक में लगाएगी। लोगों को लोन ज्यादा पैसे के ब्याज पे मिलेगा तो लोग ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, यानी कि फिर वो पैसा हमारे पास रहेगा। तो इसका इफेक्ट से ये पड़ेगा कि डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। मार्केट में सिक्योरिटीज ज्यादा बेचोगे तो यानी गवर्नमेंट ज्यादा किसान विकास पात्र एनएससी को सपोर्ट करेगी तो सारा पैसा इनमें इन्वेस्ट हो जाएगा कि लोगों के पास सेविंग बचेंगी ही नहीं, मतलब अलग से सेपरेट सेविंग जिसको कह सकते हैं कि भाई लिक्विडिटी में पैसा पड़ा हुआ है। दूसरा मार्जिन, यानी कि बैंक जो लोन देता है तो सिक्योरिटी के अगेंस्ट एक मार्जिन रखता है। सिक्योरिटी दी भाई, आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लेना है या आपके पास 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो बैंक आपको 1 करोड़ का लोन नहीं देगा, मान लो उस पर 30% का मार्जिन है तो 70 लाख का ही देगा। अब मार्जिन बढ़ा दिया मैंने, 30 की जगह 40 कर दिया तो बैंक अब आपको केवल 60 लाख का लोन दे पाएगा, यानी कि आपके पास लोन लेने की कैपेसिटी कम हो गई, यानी कि आपके पास पैसा कम हो गया तो सीधे इधर डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि इन सभी स्थितियों में क्या हो गया, डिमांड कम होगी। अब इसका बिल्कुल अपोजिट ले लोगे तो ये हमारे डेफिसिट डिमांड में काम आ जाएगा। तो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, मैंने एक्सेस डिमांड के बारे में बताया पहले आपको, किसके बारे में बताया, अगर डिमांड ज्यादा है तो इन सभी चीजों को यानी मॉनेटरी पॉलिसी के हर फैक्टर को आप इंक्रीज कर दीजिए। इसके बाद है मॉरल ससेशन। मॉरली आरबीआई कुछ नहीं करता और आरबीआई केवल एक निर्देश देता है बैंकिंग सिस्टम को कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन ना दें, कम से कम लोन दें इकोनॉमी में, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी तेज चल रही है, इकोनॉमी मनी की सप्लाई ज्यादा हो रही है, ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन ना करें इकोनॉमी में, ठीक है ना। अब ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन करने से क्या होगा, मनी ज्यादा आएगी इकोनॉमी में। तो मॉरली हम आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से अपने तरीके से कुछ ऐसा कीजिए कि ज्यादा लोन मार्केट में ना जाए। तो मॉरल ससेशन, बाकी तो आरबीआई के पास पावर है, जब नहीं मानेंगे बैंक तो आरबीआई कंपलसरी कर सकती है। तो दोनों सिचुएशन, हर एक में एक जैसी सिचुएशन नहीं होगी। ये मैंने किसकी बताई, एक्सेस डिमांड की। अगर डेफिसिट डिमांड है इकोनॉमी में तो इसको बिल्कुल रिड्यूस कर दो, क्या करना है, इसको ऐसे ले लो, यानी सब कम कर दीजिए, सीआरआर कम कर दीजिए, यानी कि ज्यादा इकोनॉमी में मनी की सप्लाई। तो जितनी ज्यादा इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ेगी उतनी ही लोगों के पास लिक्विड फंड्स बढ़ेंगे, उतनी ही डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जो मेरी डेफिसिट डिमांड है ये कंट्रोल हो जाएगी। तो कंट्रोलिंग पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की है, एक फिस्कल और एक मॉनेटरी। ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए और मुझे लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और है इसके अंदर, वो है मल्टीप्लायर। क्या हम पढ़ते हैं इसके अंदर, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कहते हैं के। मल्टीप्लायर यानी कि इकोनॉमी में कितना इन्वेस्ट करें, यानी इन्वेस्टमेंट और इनकम का रिलेशनशिप मल्टीप्लायर बताता है। यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊं इकोनॉमी में कि कितनी इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। इसको निकालने का एक तरीका तो ये हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, एक तरीका होता है 1 अपॉन एमपीएस, ध्यान से देखना 1 अपॉन एमपीएस, और तीसरा होता है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लायर को थोड़ा और अच्छा डिस्कस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल हम पूरे के पूरे इस टॉपिक के डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के सबके न्यूमेरिकल्स कराएंगे। बहुत अच्छी वीडियो में अधिकतर वो सभी क्वेश्चंस लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे भी जरूरी यदि आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है बच्चा तो बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।